अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं न्यू टेलीविजन की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन। वफाकी हुकूमत का 2021 माली साल के लिए वफाकी जो बजट है आज पेश किया जा रहा है। एक ऐसे हालात में जबकि पूरी दुनिया और फिर पाकिस्तान जैसी मईशत कोविड-19 के हवाले से मुतासर नजर आ रही है। ऐसी सूरत हाल में बजट बनाना, एक आम आदमी के लिए बजट को लेकर चलना, एक आम आदमी के लिए बजट में फवायद या फिर उसके लिए रिलीफ, किस तरह की चीजें हुकूमत ने तय की हैं और वो क्या क्या चीजें हैं जो आइंदा आने वाले बरसों के अंदर या फिर इस माली साल में बिलखुसूस इस वफाकी बजट के जरिए आम आदमी तक रिलीफ हुकूमत कैसे देगी। यूं तो एक वफाकी बजट के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि ये एक आम आदमी इससे मुतासर नहीं होगा, कोई ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तनख्वाहदार तबके का इसमें जो है वो ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हर बार जो बजट है वो आदाद शुमार के गोरख धंधों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन इस हुकूमत के लिए इस वक्त ये जो 2021 माली साल का जो वफाकी बजट पेश किया जा रहा है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस इसके अंदर दरपेश होंगे। क्योंकि अगर हम देखें कि कोविड जब से पाकिस्तान में हिट किया, हमारी सर्विसेज के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी दीगर जितने भी एरियाज हैं बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। हमारी इकॉनमी मुतासर हुई है, हमारी शरह नमू मुतासर हुई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो, इसके अलावा भी जो इकॉनमी का जो पहिया है वो बहुत हद तक मुतासर हुआ है। और फिर खास तौर के ऊपर हेल्थ के शोबे के ऊपर, जो कि बजट के अंदर हमने हमेशा से पाकिस्तान में हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये शोबा हमेशा से हमारे पास कोई बहुत ज्यादा जीडीपी का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा इसमें मख्तस नहीं किया गया। एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट जो था वो मख्तस किया जाता रहा इससे पहले तक भी। इस बार देखते हैं कि हेल्थ के शोबे के अंदर तालीम हमारी मुतासर हो रही है। तालीम खास तौर के ऊपर जो बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, तलबा हैं, उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन और फिर ऑनलाइन एजुकेशन के अखराजात, तो ये वो तमाम चीजें हैं, टारगेट्स हैं, टैक्सेशन है, रेवेन्यूज, कलेक्शंस, एक्सपेंडिचर्स, आपकी कहां से पैसा आ रहा है, आपकी एग्रीकल्चर, इन तमाम चीजों का इफेक्ट बहुत हद तक आपके बजट के ऊपर होता है। तो ये एक चैलेंजिंग बजट होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। सेशन होगा जनाब कौमी असम्बली का, लेकिन चूंकि कोविड-19 है और इसमें ऐवान में सिर्फ 86 अरकान को बैठने की इजाजत होगी। हुकूमत से 46 और हिजब इख्तलाफ से 40 अफराज जो हैं वो ऐवान में बैठ सकेंगे। माजी में हमने देखा कि बजट स्पीच के अंदर हमेशा से अपोजिशन बहुत ज्यादा शोर शराबा करती है। हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट स्पीच करते हैं हेडफोन्स लगा लेते हैं वो, और बजाय शोर शराबे के सुनने के वो सारी तवज्जो उनकी बजट स्पीच के ऊपर होती है। तो लेकिन इस बार भी उसका कोई उस तरह से इम्कान नहीं है। गवर्नमेंट ने वर्चुअल बजट की जो है वो स्पीच की तजवीज दी थी, लेकिन चूंकि अपोजिशन ने इसको इसलिए मुस्तरद कर दिया कि अपोजिशन का ये मौकफ रहा और मौकफ है कि हुकूमत जो है वो ये करके चालाकी के साथ बजट को मंजूर करा लेगी। गो के हर बार जबकि अपोजिशन जितना भी शोर शराबा करे, हुकूमत जो ट्रेजरी बेंचेस होती हैं उसमें पावर में होती है और बजट एट द एंड ऑफ द डे अप्रूव हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो बजट इजलास के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग भी है, जिसके अंदर जैसे आपको पहले बताया कि महदूद पैमाने के ऊपर इजलास होगा, महदूद आपके अरकान असम्बली होंगे और इस वक्त 30 जून तक जनाब ये जारी रहेगा, रोजाना 3 घंटे तक जारी होगा। तो ये जो एसओपीज हैं उसको सामने रखते हुए ये सेशन बुलाया जाएगा और ये सेशन होगा और फिर इसके ऊपर बजट इजलास चलते रहेंगे। हम बात करेंगे आज इसी चीज के ऊपर। हमें ज्वाइन हमारे साथ इस वक्त किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे कराची स्टूडियो से हमारे एंकर पर्सन है फवाद अहमद साहब, उनसे बात करेंगे और बजट के हवाले से उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि ओवरऑल बजट को वो किस तरीके से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करते हैं गुफ्तगू का और आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए इस बजट को पेश करना। जी, यकीनी तौर पे इस वक्त जब पहले हम बजट की बात करते थे तो हमें सिर्फ 4 हेड्स ऑफ एक्सपेंस होते थे। एक होता था ये कर्जों की अदायगी, दूसरा होता था दफा, तीसरा था सैलरीज और पेंशन और चौथा होता था डेवलपमेंट। और ये वाला जो बजट है इसमें इन चारों के अलावा जो अब आपको 3 चीजें और ज्यादा ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले इसमें सोशल प्रोटेक्शन है, यानी कोविड एक ऐसी बीमारी है, अगर आप इसको इकोनॉमी को बंद करना चाहें तो तब भी पैसे देना पड़ेंगे, अगर आप इकोनॉमी को खोलना चाहें तो तब भी पैसे देना पड़ेंगे। यानी लॉकडाउन भी सोशल प्रोटेक्शन के बगैर पॉसिबल नहीं है और इकोनॉमी चलाना भी बिजनेस स्टिमुलस पैकेज के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो सोशल प्रोटेक्शन के लिए पैसे होंगे। दूसरा जो है वो, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा क्रॉनिकली अंडर फंडेड था, उसमें इस वक्त कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा जो होगा वो हेल्थ और स्पेशली कोविड के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। और तीसरी जो चीज जो कि बाकी दुनिया को
तो ये सिर्फ इस वक्त पेंडेमिक और फिस्कल रिसेशन ही बॉदर कर रही हैं। पाकिस्तान को बदकिस्मती से, और ईरान, इंडिया और ईस्ट अफ्रीका के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसको लोकस्ट भी बड़े बुरे तरीके से इस वक्त अफेक्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त सरफेस कर रही है, कोरोना से तो हम निमट रहे हैं, चले बाकी दुनिया, पूरी दुनिया के लिए पेंडेमिक है जो कि आपने एक बात की है, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक और चीज जो हेल्थ के सेक्टर के अंदर सरफेस कर रही है। कोरोना हमारे पास था, अब इस वक्त टाइफॉइड हमारे पास है, कॉन्गो का खतरा सर उठा रहा है, हमारे पास जो है मलेरिया वो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ये जो लोकस्ट है ये है। तो अल्टीमेटली हेल्थ और बाकी चीजों के ऊपर अगर हम लोकस्ट को देख लें तो हमारी जो फूड बास्केट है वो भी तो बुरी तरीके से मुतासर होगी इस लोकस्ट की वजह से। वो यकीनी तौर पर होगी, और इस वक्त एस्टिमेट ये है कि अगर लोकस्ट पे काबू पा लिया जाता है तो तकरीबन 250 अरब रुपए का इस साल में नुकसान है, और अगर खुदा न खास्ता काबू नहीं पाया जाता तो ये 1 ट्रिलियन रुपए तक जा सकता है। तो यकीनी तौर पे एग्रीकल्चर, जो कि कल की इकोनॉमिक सर्वे में एक वाहिद उम्मीद की किरण थी, थोड़ी सी उसमें पॉजिटिव ग्रोथ है, हालांकि के टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो 30 जून तक लोकस्ट की वजह से खुदा न खास्ता वो फिगर भी रिवाइज करने पड़ जाएंगे। तो ये काफी गंभीर सिचुएशन है जिसमें बजट बनाया जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा आदमी ये है कि रेवेन्यू के रिसोर्सेज जो है वो ना होने के बराबर है। आप इस वक्त टैक्सेस नहीं लगा सकते, नए इकोनॉमी को पैसे उल्टा देने हैं, और ज्यादा जो डिपेंडेंसी होगी वो एक्सटर्नल बोरिंग पे है, वो कर्जों पे है, और कर्जे देने वालों के फिर अपने मुतालबात हैं जो कि बड़े जायज हैं। वो ये कह रहे हैं, IMF भी यही कह रहा है, और जो पेरिस क्लब वगैरह, उन सबका यही कहना है कि जी आप कर्जा जरूर लें, लेकिन इसको गैर तरक्याती कामों पे खर्च ना करें। तरक्याती कामों का मतलब ये नहीं कि पुल बना दें या सड़क बना दें। तरक्याती कामों का मतलब है कि कोविड पे लगाएं, इलाज पे लगाएं, सोशल प्रोटेक्शन पे लगाएं, बिजनेस स्टिमुलस पे लगाएं। और जो दो चीजें जिसपे कि वो बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त, एक है एनर्जी सेक्टर डेट, और दूसरा है लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के उधार लिए हुए पैसों से ये दो शोबे जो है वो नहीं चलाए जा सकते। यानी आपने जो डॉक्टर साहब बात की है इसको मैं जरा आगे बढ़ाता हूं, और इसी चीज के ऊपर आपने एक तो बात की कि रेवेन्यू का, इनकम का हमारे पास कोई जरिया नहीं है इस वक्त, वो बड़ा एक बड़ा चैलेंज है। फिर एग्री सेक्टर के ऊपर जिस तरह से आपने बात की कि उसके ऊपर हमारी कोई उम्मीद की वो किरण थी कि एग्री सेक्टर चलें, कुछ वहां से हमें मिल जाएगा, लेकिन लोकस्ट की वजह से अब वो भी उम्मीद दम तोड़ती हमें नजर आनी शुरू हो गई है। और एक्सटर्नल जो डेट्स हैं जिसकी आपने बात की, फाद आपने ये तीनों बातें जो सुनी है इस वक्त, एक तो एक्सटर्नल डेट्स जिसके ऊपर अगर हम लेते हैं, कर्जे लेते हैं तो उनकी कोई कंडीशंस होंगी, हमारे पास एग्री सेक्टर के ऊपर लोकस्ट की वजह से वहां से हमारी उम्मीद खत्म हो गई, रेवेन्यू का कोई इम्कान नहीं है। तो जब रेवेन्यू नहीं है और आपने देना है, जिस तरीके से आपसे कुछ देर पहले स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं सुन रहा था, और उन्होंने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए कैटेगरीज बना दी हैं, उन कैटेगरीज के अंदर सबको चीजें देने के हवाले से किसी को टैक्स एग्जम्पशन दिया, किसी को टैक्स देने की सूरत में फिर दीगर मराते देने की बात की। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए वो एक्सपेंडिचर ही है, वो अगर आपको टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा। आप इससे किस तरीके का चैलेंज देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसको कोप अप करेगी? देखिए फरीद, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि खास तौर पर जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि सेहत का जो हमारा हेड था ना, वो हमेशा से निगलेक्टेड था। हमने सेहत के मामले में चाहे सूबाई हुकूमतें हों चाहे वफाकी हुकूमत हो, जब सेहत वफाक के पास थी सूबों की उस वक्त भी, और 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों के पास आ गई है सेहत की सारी वजारत और सेहत के मामलात, उस वक्त भी ये कभी हमारी तरजीह नहीं रहा। अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो पहले मौजूद हॉस्पिटल हैं, जिना हॉस्पिटल है, डाओ का हॉस्पिटल है जो सिविल हॉस्पिटल है, उसको हमने थोड़ा सा अपडेट जरूर किया है, और वो अपडेट करना वक्त की जरूरत थी, क्योंकि उसमें नया इक्विपमेंट जब तक नहीं आएगा, नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि आप जो मौजूदा सेहत के हालात हैं उसको कॉम्पीट कर सकें। लेकिन हमने देखा है कि कराची जैसे बड़ा शहर हो, लाहौर में कुछ हॉस्पिटल्स बने, लेकिन हमने अपनी सेहत की जो फैसिलिटीज थी उनको उस तरीके से अपग्रेड नहीं किया कि जिस तरीके से उसकी जरूरत थी। और ये बात मैं इब्तिदा में जो बता चुका था, और आपने भी कहा कि हमेशा हमने सेहत तालीम के ऊपर जो हमारा जो अमाउंट मख्तस एलोकेट करते थे, जो अमाउंट को, वो उतना रहा ही नहीं जितना होना चाहिए था। बस हमने जो है ना वो एक जिमनी तौर पर इसको रखा, जो 3-4 चीजें जिस तरीके से हमारा दिफा है, कर्जों की अदायगी है, कर्जे लेना, कर्जे देना, मतलब हम एक खेल के अंदर लगे रहते हैं। जो बजट की दस्तावेज है बुनियादी तौर पर वो कर्जों, टैक्स की वसूली, कर्जों की अदायगी, कर्जों को लेना, ये इन्हीं 3 चीजों के ऊपर हमने देखा है कि पिछले काफी अरसे से ये जो है वो चली आ रही है। इसमें लोगों को परवाह ये होती है कि हमारी सैलरी बढ़ी है नहीं बढ़ी, सरकारी जो वर्कर्स होते हैं
जो प्राइवेट वर्कर्स हैं उनको ये डर होता है कि कहीं हम पे नए टैक्सेस ना लग जाएं। छोटा दुकानदार से लेके बड़ा ताजिर तक उसकी परेशानी यही होती है कि इस बजट के अंदर जो है वो हम पर कोई नए टैक्स ना लगा दिए जाएं, हमें कोई नई शराइत के दायरे के अंदर ना लाया जाए। तो ये जो बजट असम्बली में पेश होता है, उसके बाद वफाकी हुकूमत का बजट कहलाता है, फिर सूबों की असम्बलियों के अंदर सूबों का बजट पेश होता है। तो ये अल्फाज का एक गोरख धंधा है जिसमें कर्जे लेने, कर्जे देने, टैक्स लगाने, टैक्स जो है ना वो कम करने, टैक्स बढ़ाने, किसी को मराद देने। इसके अंदर आम आदमी से अगर आप जाकर पूछेंगे ना तो उसको ना समझ में आता है कि ये बजट के अंदर हम बात क्या कर रहे हैं, ना उसको लगता है कि उसके लाइफ स्टाइल के ऊपर, उसके तर्ज जिंदगी के ऊपर इस बजट का कोई फर्क पड़ना है। जो 2-3 चीजें आपने पूछी, जाहिर है कि ये बड़े मसाइल हमारी इकोनॉमी के हमेशा से रहे हैं कि हम देखते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो उस तरीके से कभी भी स्टेबल नहीं कर पाए कि उसमें कोई अदायगियों का तवाजुन हो। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ अरसे में अदायगियों का तवाजुन, हमने जो अपनी इंपोर्ट थी उसको कम करके, मतलब किसी चीज के ऊपर सेक्रीफाइस करके किसी चीज को बेहतर करना, मैं नहीं समझता कि किसी रियासत के लिए रियासत चलाने का ये तरीकेकार होना चाहिए। बल्कि रियासत तो चलती है कि जब डेवलपमेंट हो। एक बहुत अहम बात जो हम देख रहे हैं कि ये टड्डी के हवाले से, टिड्डी कह लें या टड्डी कह लें, जो भी है, इसको लोग टड्डी दल एक साथ कहते हैं। दल तो जब बनेगा जब वो पूरा गिरोह बनकर आएगा। तो उसके हवाले से हम सिर्फ फ्रूट सिक्योरिटी को देख रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को देख रहे हैं कि शायद फ्रूट नहीं बाहर जाएगा। लेकिन एक चीज को हम भूल गए कि कपास का जो मामला है, वो अगर कपास यहाँ पर जो है वो अपने हदफ के मुताबिक नहीं होगी तो उसके नतीजे में हमारी जो टेक्सटाइल की एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है वो मुतासिर होगी। तो वो भी हमें देखना होगा कि फ्यूचर में कपास की फसल। आपने जो बात की कपास की, बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये तो एक एलिमेंट है ये, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान उन वनरेबल कंट्रीज के अंदर भी शामिल होता है जो कि क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह मुतासर होने वाले ममालिक में टॉप 7 के अंदर है। अब जिस तरीके से कपास है, एग्रीकल्चर है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन जो हम इस वक्त फेस भी कर रहे हैं, उससे हमारी ऑलरेडी एग्रीकल्चर के ऊपर वो बड़ा नेगेटिव असर भी पड़ेगा और मुतासिर भी उसको करेगा। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जरा आता हूं दोबारा से। डॉक्टर साहब, ये जो बात इस फाद साहब भी जो कर रहे हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है और आपने जिस तरफ जो इशारा किया और जो बात हमारी तवज्जो दिलाई, अब ओवरऑल इन चैलेंजेस को मैं इनको चैलेंज ही कहूंगा गवर्नमेंट के लिए कि जहां दीगर हमारे पास दूसरे चैलेंजेस हैं, अब ये जो मौजूदा चैलेंजेस आ गए, उसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर जो बजट पेश होगा वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा? अच्छा जी, डॉक्टर साहब से लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है, दोबारा कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। फवाद, आपसे यही सवाल अगर आपकी तरफ मैं लाऊं कि आप इसको, इस बजट को कैसा देख रहे हैं? वैसे एक आम आदमी के लिए, आम आदमी को छोड़ें, अब तो तमाम लोगों के लिए सिचुएशन एक ही जैसी हो गई है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इस बजट को पेश करना, गवर्नमेंट वैसे क्या आपको लगता है कि किन किन चीजों के ऊपर तवज्जो देगी, या इसको कैसे एक दूसरे, वो जैसे कहते हैं कि टू मीट बोथ एंड्स मीट, कि इस चीज को जिस्मो जाकर रिश्ता बरकरार रखने के लिए हुकूमत क्या करेगी? अच्छा, इसमें ना फरीद देखें, मैंने गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम किया था जिसमें एफपीसीसीआई के सदर अंजुम निसार साहब, मियां अंजुम निसार साहब वो मौजूद थे, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आगा शाहब खान साहब मौजूद थे। तो दोनों जो ताजर रहनुमा थे, इन्होंने पिछले कुछ अरसे में हुकूमत के साथ हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे यानी कि FBI और जो स्टेट बैंक है उनके साथ मुस्तकिल जो है वो राब्ते में रहे हैं, बजट तजावीज़ भी उनको दी हैं। और उसके साथ साथ कराची चैम्बर के सदर का ये कहना था कि हमने जो है वो, हमारे पास बड़े से बड़ा सरमायाकार और छोटे से छोटा ताजिर जो दुकान वाला है वो भी हमारे उसका मेंबर है, चैम्बर का मेंबर है, और हम जो तजावीज़ सारी मुरतब करते हैं वो सब लोगों के साथ मिलके करते हैं। तो उस वक्त तक तो दोनों रहनुमा, कल शाम तक तो उनका ये मौकफ था 7-8 बजे तक कि हुकूमत हमारी बात सुन भी रही है, और महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत जो है वो कुछ करने के मूड में है उन सारी तजावीज के ऊपर, जिसके नतीजे में एक आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा और एक छोटे ताजिर को भी रिलीफ मिलेगा और एक बड़े आज भी उनका यही मानना है, या आज मौकफ कोई तब्दील हो गया उनका? देखें, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो मारूजी हालात होते हैं उसके मुताबिक मौकफ भी ईमान की तरह है, घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन आपको पता ही है कि हमारे यहाँ ताजिर रहनुमा जो है उनका एक खास तरीकेकार है कि वो हुकूमत के साथ
फ्रंट लाइन के ऊपर कभी भी झगड़े में नहीं आते। उनकी कोशिश यही होती है कि नेगोशिएशंस के जरिए, जिस तरीके से खास तौर पे आप खुद कराची के, आपको पता है कि यहाँ पर मेमन कभी झगड़े के अंदर नहीं जाता। तो हमारे जो ताजर रहनुमा है वो भी, उनकी मिसाल भी मेमनों की तरह है कि वो भी झगड़े के अंदर नहीं जाते। तो झगड़े में ना जाने का सबसे बड़ा सबब यह है कि वो चाहते हैं कि चीजें चलती रहें, कुछ आप मान जाएं, कुछ हम मान जाएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, लास्ट ईयर जो टैक्सों का हदफ था 555 अरब का, जो बाद में कम किया गया 2 मरतबा, उस हदफ के हवाले से जो है वो महसूस ही होता है कि हुकूमत, हफीज शेख साहब ने कुछ यकीन दहानियां कराई हैं कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कोई बहुत सख्त एक्शन नहीं लेने वाली, कि बहुत बड़ा एक हदफ, अनरियलिस्टिक किस्म का हदफ रख दिया जाए कि जो दोबारा से काबिल कबूल ना हो। मतलब 555 अरब का हदफ जिस वक्त था, पिछले साल जब बजट पेश हुआ, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद था, तो जो पहला रद्द-ए-अमल आया वो ये था कि ये क्या कर दिया, इतना बड़ा हदफ दे दिया, इसका मतलब ये है कि हमें मजीद निचोड़ा जाएगा। बिल्कुल लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि अनरियलिस्टिक जो हमारे पास चीजें, डेफिनेटली रियलिस्टिक और फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए चीजें। डॉक्टर साहब, आपका भी मैं कमेंट लेना चाहूंगा, देन आई हैव टू गो फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, कि ओवरऑल आप इसको, आज के बजट को वैसे क्या देख रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास क्या इतलात आ रही है कि गवर्नमेंट इसको टैकल कैसे कर रही है, किस तरह से प्रेजेंट कर रही है आज बजट? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो बजट होगा इसको आप एक मास्टर डॉक्यूमेंट कंसिडर कीजिए, और इसमें रिवीजन होने के काफी सारे चांसेस हैं 3 महीने के बाद। बेसिकली जो चीज होगी वो ये है कि अब हमें सिनेरियो बिल्डिंग पे जाना है। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कि 3 महीने बाद कोविड के केसेस किस हिसाब से बढ़ रहे होंगे, हमें नहीं मालूम कि लोकस किस तरीके से बढ़ेगी, हमें नहीं पता कि जिन ममालिक के साथ हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। तो ये IMF का जो रिव्यू है वो भी इसी वजह से भी डेफर हुआ है कि 3 महीने IMF ने हमें दिए हैं, हम 3 महीने में अपना बाकी जो है काम वो कर लें, सैलरी, पेंशन और जो बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं हेल्थ पे वो कर लें। 3 महीने के बाद अगर हालात मुवाफिक होते हैं तो बजट और तरह का होगा, अगर खुदा न खास्ता हालात मुवाफिक नहीं होते तो फिर बजट इस तरीके से चलता रहेगा। और कोई भी हुकूमत इस वक्त सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकती कि 3 महीने या 6 महीने में कोरोना की सिचुएशन क्या होगी और हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो थोड़ा सा हमें इस गैर यकीनी सूरत हाल में, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ प्रोजेक्टेड फिगर्स भी हमारे पास होती हैं, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कोविड है वो हमारे पास जुलाई, यानी जून जुलाई हमारा बड़ा पीक होगा, हमें नजर भी आ रहा है, और यकीनन ये जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है। ये तो एटलीस्ट जून जुलाई अगस्त ये टाइम है जो कि पाकिस्तान में कोविड अपने बिल्कुल उरूज के ऊपर होगा, बहुत पीक के ऊपर होगा। आप समझते हैं कि इन प्रोजेक्शंस या एक प्रोजेक्टाइल की सूरत में, या अजम्पशंस, इन अजम्पशंस को लेके, इन फिगर्स को लेके, उसके मुताबिक कोई गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन बजट की रखेगी, वो फिगर्स को उसमें शामिल करेगी? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अपने पास सिनेरियो बनाएगी। आज का बजट तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और वो उसमें यकीनी तौर पे जो बेस्ट के सिनेरियो उसके मुताबिक शायद सारे फिगर जो हैं वो रखे जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने यकीनी तौर पे अपने प्लान बी और प्लान सी जो है उसकी भी तैयारी कर रखी है, और उनको मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता ये सिचुएशन बिगड़ने लगती है तो फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कि कट लगाना है ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो सोशल प्रोटेक्शन की तरफ डाइवर्ट किए जाएं या वो हेल्थ की तरफ डाइवर्ट किए जाएं। तो वो सिनेरियो हुकूमत ने यकीनी तौर पर बना रखे होंगे, लेकिन जाहिर है हुकूमत का काम जो है मोरल बूस्ट करना है, तो वो नहीं चाह रही होगी कि वो कुछ इस तरह की प्रोजेक्शन दे के पता नहीं सब कुछ डूम एंड ग्लूम सिनेरियो है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि जैसे आपने भी जिस तरफ पहले इशारा किया था, फवाद साहब ने भी जिस तरह से बात की इस चीज के ऊपर, है कि अल्टीमेटली हमारे पास टैक्सेस एंड रेवेन्यू कलेक्शन है। यकीनी तौर पे हम जब कलेक्शन करते हैं, और जिस तरह से लास्ट टाइम 555 अरब रुपए के जो टैक्सेस थे, यानी वो एक रिएक्शन तो आना था, डेफिनेटली अनरियलिस्टिक वो टारगेट्स थे जिनको मीट करना शायद नामुमकिन, उस तरीके से आसान नहीं मौजूदा सूरत हाल के अंदर। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि जो कलेक्शंस हैं, जो टैक्सेशंस हैं, अब इस सिचुएशन के अंदर इकोनॉमी, आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी दूसरी चीजें, एक तनख्वाहदार तबका, हर शख्स जो है वो इस कोविड की वजह से वो पिस गया है। तो ये टैक्सेस की कलेक्शन कैसे होगी? हम इनकी वजह से हम अपने फिर एक्सपेंडिचर्स कैसे करेंगे, कर्जों को कैसे हम जो है वो पेमेंट्स करेंगे, बाकी चीजों की तरफ हम किस तरीके से पैसा जो है वो लगाएंगे? देखिए, ये साल पूरी दुनिया के लिए फिस्कल डेफिसिट का साल है, और यहाँ पे जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें एक्सटर्नल सिस्टम्स पर गुजारा करना पड़ेगा। IMF ने $1.4 बिलियन दिया है, परसों ADB ने $500 million जो है वो दिया है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक है, पेरिस क्लब ने कर्जे रिशेड्यूल किए हैं, और जिससे पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हो रहा है। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त उधार पे चल रही है, और हमें भी इस साल ये उधार ही लेना पड़ेगा। सिर्फ जो फोकस करने की बात यह है कि ये उधार जो है ये
पाकिस्तान स्टील मिल या रेलवे या पीआईए का सारा पूरा करने में ना चला जाए। ये उधार जो है ये कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जाए, ये उधार बिजनेस स्टिमुलस के लिए जाए, ये उधार सोशल प्रोटेक्शन के लिए जाए, तो फिर यकीनी तौर पे इकॉनमी में इतनी जान रहेगी कि इंशाल्लाह जब अगले साल या जब भी हालात बेहतर होते हैं तो हम दोबारा पट्टी पे आ सकें। वरना हम उधार भी लेके बैठेंगे और अगर हमने उसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे सर्फ कर दिया तो फिर दोनों तरफ से हम खसारे में रह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे ही बात करते हैं। फवाद साहब, आपसे भी हम मजीद बात करेंगे। कमर्शियल एक ब्रेक लेनी है। यकीनन चैलेंजिंग सूरत हाल है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि उधार पूरी दुनिया इस वक्त इस सिचुएशन के ऊपर चल रही है, उधार के ऊपर है, लेकिन उधार लेने के बाद अपनी प्लानिंग मैनेजमेंट भी करनी होगी और ये भी देखना होगा कि हमारे पास रेवेन्यूज और इनकम्स की कौन से ऐसे एरियाज है यकीनी तौर के ऊपर, क्योंकि कोविड है, कोविड जो कोरोना वायरस है, इसके बाद जहां क्राइसिस है वहीं अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हुई हैं। तो हुकूमत को यह भी देखना होगा कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जहां से पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। न्यू टेलीविजन की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन इस्लामाबाद स्टूडियो से जारी है, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं न्यू टेलीविजन की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन। और आज वफाकी बजट 2020-2021 पेश किया जा रहा है एक बहुत ही चैलेंजिंग सूरत हाल के अंदर, जबकि पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है। पाकिस्तान जैसी मईशियतों के लिए बजट बनाना, बजट तश्कील देना, अपनी आवाम को रिलीफ देना और फिर बिलखसूस सेहत की जो फैसिलिटीज हैं, सेहत की सहूलियात हैं, वो देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। फवाद, इस जो बात इस वक्त हो रही थी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने भी बात की, डॉक्टर साहब ने भी बात की है कि उधार के ऊपर हम तमाम चीज़ों को लेकर चलना हमारी मजबूरी होगी। मुझे एक बात बताइए कि एक आम आदमी के लिए जो कि रिलीफ का मतलाशी रहता है और हर बजट में कहा जाता है कि उसे रिलीफ मिलेगा, इस बार जो बातें, जो चीज़ें, जो इकदाम उठाए गए, जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट ने दिया और ये कहा कि ये तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, अब ये जो सिचुएशन इस वक्त है, चले मुझे बताया कि जरा नवीद कमर साहब है। फवाद, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, जरा नवीद साहब से जरा एक चीज को ले लें, फिर आपकी तरफ मैं उनको लेकर आता हूँ। नवीद कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। ये जो बजट इस वक्त 2021 है सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं ओवरऑल मुल्क के लिए, आवाम के लिए, और कितना बड़ा चैलेंज है ये इस हुकूमत के लिए, और आप समझते हैं कि निबर्द आजमा हो सकेगी ये हुकूमत इस चैलेंज से? मेरे भाई, बात यह है कि नॉर्मल हालात में इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो आपने देखी, उनके अपने अदाद शुमार बताते हैं कि मुल्क में जिस हद तक बेरोजगारी क्रिएट हुई, जिस हद तक जो है अफराद असर में इजाफा हुआ, वो सब इनकी पॉलिसीज की वजह से ही। उसके बाद जब कोरोना आया है तो अब तो चीजें इनके बस से काफी हद तक निकल गई हैं। मेरा ख्याल नहीं कि हमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस बजट जो आज आ रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज भी और फिर हालात के मुताबिक भी ज्यादा उम्मीद अफजा हालात नहीं हैं। लेकिन जाहिर है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे जो बार बार जिसका जिक्र, जैसे एहसास प्रोग्राम ये कहते हैं, जो एक्चुअली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ओरिजिनली 2008 में शुरू हुआ। उसके सर्वेज भी जो हैं वो 2 दफा कंडक्ट हो चुके हैं। उन सर्वेज के बेसिस पे लोगों को पेमेंट होती है, आज दिन तक पेमेंट होती है। इन्होंने उसका हजम थोड़ा सा बढ़ा दिया और 3 महीने की पेमेंट एक ही दफा कर दी तो 12,000 हो गया। सो उस तरीके से हम ये क्रिटिसिज्म तो नहीं है, जाहिर है कि अच्छा प्रोग्राम है, हमारा ही किया हुआ है, और इसमें अगर इजाफा होता है तो वो अच्छी बात है। आज जो बजट आ रहा है नवीद कमर साहब, आज जो बजट आ रहा है, जितना जो इसका स्पैन है, चीजें यकीनी तौर के ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बजट के अंदर, टैक्सेस कलेक्शंस होती हैं। आप समझते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर नहीं, हुकूमतें जो बजट्स पेश करती हैं उसके अंदर टैक्सेस और फिर मजीद टैक्सेस लगाकर अपने रेवेन्यू टारगेट्स को मुकम्मल करने की जो है वो उनकी कोशिश होती है। अब सिचुएशन ऐसी है कि फर्दर गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज कर सके, क्योंकि इस वक्त तो लोग हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, इकोनॉमी के जो एलिमेंट फैक्टर्स हो गए, वो तमाम के तमाम बड़े सप्रेस हैं इस कोविड-19 की वजह से। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इन हालात में जो टैक्स कलेक्शन है वो अंडर प्रेशर ही रहेगी। जैसे पिछले साल था वही इस साल का भी, जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, -0.4% तो गवर्नमेंट मानती है, दुनिया उसको -2 तक भी समझती है।
तो वो तो फाइनल जब आदाद शुमार आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन उन हालात में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू जो है वो किसी खास अंदाज में इंक्रीज होगा। पिछले साल उन्होंने नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो काफी बढ़ा के दिखाया। वो उसका मेन रीजन ये है कि स्टेट बैंक जब आपकी डिवैल्यूएशन हुई तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स थे उनकी रुपी वैल्यू जो है वो बढ़ गई, तो या फिर इंटरेस्ट रेट्स जो उन्होंने इतने बढ़ा दिए। तो लेकिन ये हर साल होने वाले काम नहीं होते। अच्छा नवेद तो साहब, मैं एक चीज के ऊपर आप भी जिस तरीके से जानते हैं कि एक जो क्राइसिस होता है, हर क्राइसिस के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी होती है, ये बात तो बड़ी फैक्ट है। क्या पाकिस्तान के लिए इस क्राइसिस के अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, या गवर्नमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी की विंडो आपको नजर आती है विद इन पाकिस्तान, जहां पे रह के हम अपने रेवेन्यूज को बढ़ा सकते हैं, जहां पे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई या जो लोग अपनी जॉब लूज करेंगे, वहां पे कोई आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि गवर्नमेंट उसको टैप कर ले? क्योंकि बीइंग इन दी अपोजिशन का काम तनकीद करना भी होता है, लेकिन साथ साथ चीजें भी दिखाना होता है। मैं बताता हूँ, देखिए ये अपॉर्चुनिटी उस हद तक तो जरूर है कि इस वक्त जब दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, हमारे अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत रखते हों, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन बहरसूरत जो अगर हम होते तो हमें अब जो एक्सपोर्ट लेड जो ग्रोथ का पूरा एक सिलसिला चलता आ रहा है, जब आपकी एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही या अब फर्दर अंडर प्रेशर आएगी क्योंकि वर्ल्ड रिसेशन जो है और डीपर जाएगा, तो हमको डोमेस्टिक इकोनॉमी को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। उसके दो आंसर आते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी एग्रीकल्चर को मजबूत करें। जब दुनिया में फूड सिक्योरिटी पे इतना ज्यादा एम्फेसिस है, क्योंकि ये पता नहीं कि कोरोना वायरस कब तक चलेगा, और एक वक्त आएगा जब लोगों के पास शायद खाने पीने को भी वो ना हो। हम तो लोकस से भी निमट रहे हैं ना, चैलेंज लोकस भी हमारे लिए। तो निमटना है, लेकिन लोकस को से भी इमरजेंसी बेसिस पे निमटना है ना। ऐसे नहीं कि भाई आज हमने पिछले साल कहा कि जी लोकस आ रहा है, तो आप इस साल एक साल के बाद हम एक बता रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, जहाज मंगा रहे। भाई ये अगर यही तरीका रहा फिर तो आपसे कुछ भी नहीं होना। लेकिन एग्रीकल्चर का ये होगा कि एक तो ये जैसे आपने फिगर्स में भी देखा है और कि रूरल एरियाज जो है वो कोरोना से कम अफेक्ट होते हैं, क्योंकि गुंजान आबादी ज्यादा एक वक्त पे एक जगह पे नहीं होती। तो उस लिहाज से वहाँ अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप फार्मिंग जो करते हैं उसमें आप थोड़ी सी का बढ़ावा, लेकिन उसके लिए हुकूमत ने मेजर्स लेने होंगे, इंसेंटिव देने होंगे, प्राइस जो है वो सही मुनासिब देनी होगी, वगैरह वगैरह काफी चीजें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने लोगों के हाथ में पैसा देना है। अब वो आप BISP या एहसास के थ्रू भी देते हैं और दूसरे भी तरीकों से, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होगा और इस लेवल पे होगा जो बिल्कुल ही बॉटम है हमारी इकोनॉमिक उसका, तो वो खरीदारी करेंगे। वो खरीदारी करेंगे तो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो हमें इंटरेस्ट रेट्स कम करने चाहिए। हमें अपनी जो ये है जितना भी हमारे पास बेनिफिट है पेट्रोलियम प्राइसेस वाला, वो अभी फर्दर हमें नीचे पास डाउन करना चाहिए, और उससे न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान होगी, लेकिन आप मेन भी तो यह कि उन्होंने पेट्रोल मंगाया नहीं, और सुनील कुशवाहा का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी आपके कार्गोज जो है वो वापस किए। तो आपको लगता है नवेद कुमार साहब, जो इंपोर्ट पे बैन लगा हमारा जिस कोविड की वजह से, वो जो डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट का, वो कोई आपकी नजदीक, यानी आप उसको एक, यानी आप क्या समझते हैं, वो डिसीजन हमें लेना चाहिए था उस वक्त? देखिए ये सिलेक्टिव होना चाहिए था। इंपोर्ट पे बैन तो खैर नहीं लगा। जो आपने दो चीजें हुई ना आपकी, एक तो रुपी डॉलर पैरिटी बहुत ज्यादा वो डिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ी, और दूसरा आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई इंपोर्ट्स पे। लेकिन उस इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज लगाने के साथ कंज्यूमर गुड्स पे लगाते हैं,
ये कभी आपके इंटरमीडिएट गुड्स जो आपके अपने मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, जो कि फर्दर फिर आपके एक्सपोर्ट के लिए यूज होते हैं, उस पर नहीं लगाते आप। तो ये उधर तो गवर्नमेंट हमें रोज लेक्चर देती कि जी लॉकडाउन अक्रॉस द बोर्ड नहीं होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। तो भाई ड्यूटीज भी तो लगाते वक्त आपको स्मार्ट ड्यूटीज लगानी पड़ती है ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आंखें बंद करके लगा ले, तो उसका नुकसान तो ठीक है, और नुकसान हमें हुआ उस चीज के अंदर, और अभी भी उस चीज के ऊपर जो मुश्किलात आ रही हैं। ओवरऑल नवीद कंवर साहब, हमें हमारी जो इकॉनमी रही है और अब जो हमारी जिस तरीके से कोविड के बाद है, हेल्थ, एजुकेशन और दीगर जो सेक्टर्स रहेंगे, आपको आपके नजदीक जो है वो आइंदा आने वाले वर्षों के अंदर ये जो बजट हमारा होगा 2021 का, वो किस तरीके से वैसे इफेक्ट करेगा? क्या हमारी चीजों के अंदर जो प्रोग्रेस है हमारी ऑलरेडी जो हो रही थी उससे मजीद जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, स्लो होगी, या किसी पर्टिकुलर एरिया में बूस्ट भी करेगी? देखिए, बूस्ट तो करना चाहिए क्योंकि वक्त की जरूरत है। मसलन आपको जो दुनिया से रिलीफ मिल रहा है, IMF ने 1.25 बिलियन डॉलर्स दिए, या इवन आपकी जो किस्तें हैं उनको रोल ओवर करके आगे किया, वही आपको फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी आपको ये स्पेस मिली, G20 से मिली। वो सिर्फ एक काम के लिए थी कि कोविड से कैसे आप निपटे। अगर वो पैसा अगर आप हेल्थ केयर पे नहीं इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली किसी न किसी पॉइंट पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो उस तरह से, लेकिन क्योंकि हेल्थ जो है वो प्राइमरीली सूबाई सब्जेक्ट है, तो ये सूबों ने और वफाक ने मिलके इस पे अपनी न सिर्फ डालनी है, रिसोर्सेज डालनी है, लेकिन इसको प्रायोरिटी बनाना है, इसको नंबर 1 स्पेंडिंग एरिया बनानी है, और बाकी चीजें जो हैं वो बाद में आएंगी। आप समझते हैं माजी के अंदर इस एरिया के ऊपर उस तरीके से स्पेंडिंग नहीं हो सकी, और अगर हुई होती तो आज जो है वो हमारी हेल्थ के शोबे के ऊपर या इस पेंडेमिक से निपटने के लिए वो चैलेंज हमारे पास हमारा सामना हमें नहीं करना पड़ता जो आज हम कर रहे हैं? देखिए, बात सारी ये है कि हमारे यहाँ ओवरऑल हेल्थ एंड एजुकेशन, बाकी सोशल सर्विसेज पे स्पेंडिंग वैसे भी जो जरूरत है उससे हमेशा कम रही है, और मतलब साल से हम कर रहे हैं। हमारी एक सिक्योरिटी स्टेट है, हम जो है वो स्पेंडिंग जो है डिफेंस और इन चीजों पे ज्यादा करते हैं, सोशल सेक्टर्स पे कम करते हैं। लेकिन उसके साथ ये जरूर मैं कहूँगा कि ये जो पेंडेमिक आया है, इसकी एक्सपेक्टेशन तो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। अगर अमीर से अमीर इकोनॉमीज आप देखें तो वो भी इधर उधर देखना शुरू कर रही है, क्योंकि उनके पास भी वो सलाहियत नहीं है कि पूरी तरह से जो इम्पैक्ट आया है उसको फेस कर सकें। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, इसको सिर्फ हम इस चीज में नहीं जो है एंकर कर सकते कि स्पेंडिंग कम हुई, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन भी किसी को नहीं थी। लेकिन अब हमारी आंखें खुली हैं, तो फिर अब हमें उस तरह से इन सारी चीजों को देखना चाहिए जो कि आज के हालात हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद कंवर साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस चीज के ऊपर हमें बात की। फवाद साहब, नवीद साहब की आपने जो बातें सुनी है इस वक्त, और जो जिन एरियाज की बात की, जिस तरीके से उन्होंने, उनको ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस करंट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को लेकर भी और बजट के ऊपर भी, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर जो हमारे पास सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में यही हुकूमत है, इसी हुकूमत ने बजट बनाया होगा, बनाना उसी ने ही है, और उसी ने ही चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं। अब जहां तक बात आ गई है स्पेंडिंग की और इसके ऊपर एजुकेशन की, हेल्थ की, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त आम आदमी से अगर कोई आप उसकी अगर हम बात करें या लोगों की बात करें, तनख्वाहदार, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, वो तमाम लोग क्या आपको ऑप्टिमिस्टिक नजर आते हैं इस वक्त के वाकई ये हुकूमत जो है इस क्राइसिस के अंदर कोई मुनासिब या मतवाजी बजट पेश कर सकेगी? अच्छा, आम लोगों की बात से पहले नवीद कंवर साहब ने कहा ना कि हेल्थ के हवाले से पूरी दुनिया को नहीं मालूम था कि अचानक जो है वो इतना बड़ा एक वबा आ जाएगी और इतना बड़ा एक मामला आ जाएगा, पूरी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। वो सारी बातें आपकी अपनी जगह हैं। वाकई ऐसा है कि पूरी दुनिया को नहीं मालूम था कि कोई इतनी बड़ी वबा भी आ सकती है। किसी जगह पे भी इसकी प्रोजेक्शन नहीं थी, किसी जगह पे भी इसके हवाले से कोई बजट्स नहीं थे। ये एक ऐसी आफत है कि जो बैक वक्त सब जगह आई, वरना इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अगर जलजला आता था तो वो कश्मीर और इस्लामाबाद के किसी एक इलाके तक महदूद था। उसके बाद कभी सैलाब आता था तो हमें पता था कि जनूबी पंजाब और सिंध के जो कुछ अजला हैं वो मुतासिर होंगे। तो हर चीज पाकिस्तान में किसी खास एरिया के लिए आती रही और उसको हम सब मिलकर पूरी कौम ने यकजा होकर जो है उसका मुकाबला किया। अच्छा, एक बात जिसमें नवीद कमीर साहब की बात से मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, आप मुझे बताएं, आप
कराची भी गए हैं, लाहौर भी आपका जाना होता है, आपने इस्लामाबाद भी, फरीद खुद देखा है। क्या आप सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर आपको पता है कि आम हालात के अंदर इस पेंडेमिक को भूल जाएं, इस वबा को भूल जाएं, कोरोना को भूल जाएं, कराची के किसी हॉस्पिटल के अंदर, लाहौर के किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, इस्लामाबाद या केपीके के किसी हॉस्पिटल के अंदर, बलूचिस्तान के किसी हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं, कभी बेड आपको आसानी से मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। फवाद, मैं आपकी इसी बात को बता देता हूं मैं कि यहां तक नहीं, बल्कि आपने यहां तक की बात की है। मैं केपी जब इलेक्शंस 2018 थे और उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसीज में जाने का जब इत्तेफाक हुआ, तो वहां पे स्वाद सेदू शरीफ अस्पताल और दीगर जो अस्पताल है मल्टीपल एरियाज मुख्तलिफ प्रोविंसेस के, आप यहाँ पे इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल का आप हाल देख लें, आप सिविल हॉस्पिटल का हाल देख लें, आप वॉशरूम्स की हाल देख लें, आप बेड्स की हाल, कॉरिडोर्स में लोग पड़े हुए होते हैं, जगह नहीं होती, कॉरिडोर्स में बाहर पार्किंग के अंदर ड्रिप लग रही होती है। मैं सिर्फ इस बात के ऊपर है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर, अगर आपके पास अमाउंट भी थोड़ा होता है, मैं किसी एक गवर्नमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ओवरऑल बात करें कि अगर सेहत सूबाई मसला भी है और सूबों के पास 18th अमेंडमेंट के बाद आ गया है, तो अगर 18th अमेंडमेंट 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो क्रेडिट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन की बात जब करती है, तो 10 साल तकरीबन हो गए, 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। हम 2013 को भी छोड़ देते हैं, 2012 तक छोड़ देते हैं, 13 से आप ले लें तो 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर एक बच्चा भी जो है वो 7 साल का हो जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती है। तो ये सवाल यही है कि हेल्थ के शोबे के ऊपर आज तक तवज्जो दी क्यों नहीं गई? देखिए, 4 चीजें गिनवा सकती है सिंध गवर्नमेंट आपको कि हमने NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स बनाए, हमने सखर में बनाया, खैरपुर में बनाया, लाड़काना में बनाया, थर में बनाया। बस ये 4 मिसालों के बाद अगला 5वां कुछ नहीं है, वो भी NICVD एक इदारे के गिर्द ही सारी सिंध हुकूमत की जो सेहत की कारकर्दगी है वो घूमती है। आज भी हॉस्पिटल्स के अंदर इतना बड़ा एक मामला सिंध के अंदर गुजरा कि कुत्ते के कांटे की वैक्सीन आज के दिन तक हम जो है वो अपने हॉस्पिटल्स में मुहैया नहीं कर सके। टाइफाइड की वैक्सीन, जो XDR टाइफाइड की वैक्सीन आई थी, वो लगाने का जब मामला सिंध के अंदर आया, किसी को लग गई, किसी को नहीं लगी, आप लोगों को सही तौर पर मैनेज नहीं कर सके। यही पाकिस्तान है कि जिसमें हम वबा को क्या रो रहे हैं। हमारे हालात पहले क्या थे? मैंने आपको कहा ना कि हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर में ड्रिपें लग रही होती हैं, टूटी हुई जो चारपाई होती है उसके ऊपर लोग पड़े हुए होते हैं। हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर्स की आप बात करते हैं, यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है एक सादा सी। यहाँ वेंटिलेटर की बात करते हैं, यहाँ तो सिरिंजें नहीं होती। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वो पर्ची लिखकर आपको देगा कि बाहर से जाके 4 दवाई ले आओ। मैं कुछ सांगड़ की बात नहीं कर रहा, मैं सखर की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके कराची के जिना हॉस्पिटल की बात करें। अगर आप किसी खुदा ना खास्ता आप या आपका कोई जानने वाला चले जाए तो 4 चीजें उसको लिख कर देंगे कि ये है नहीं, बाहर मेडिकल स्टोर से लेकर आ जाओ। सरकारी एक ब्रेक ले लें, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। फाद साहब, एक ब्रेक की कॉल आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, आपसे इसके ऊपर मजीद जरा बात करते हैं। है तल्ख बातें, लेकिन बात यह है कि इस तलखियों को बर्दाश्त करते हुए जो है वो अगर आप दुरुस्तगी चाहते हैं तो फिर अपने आप को सही करने के लिए इन तल्ख बातों को सामने जरूर रखना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, हेडलाइंस ब्रेक है, वापस आएंगे, उसके बाद अपनी इस ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।